बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑरएक्स डेवलपर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपनी गूगल की फायर बेस डेटाबेस के साथ अटैच करते हैं, लिंक करते हैं। फिर हम उसमें कुछ डेटा स्टोर भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेस है। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले रिक्वायर होगी, तो हम पहले उसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो इस ट्यूटोरियल में चीज़ें रिक्वायर है, वो एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। अब आपको जो है ना वो गूगल अकाउंट रिक्वायर है आपका एक। ठीक है, क्योंकि फायर बेस जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ऑनलाइन जो है ना वो डेटाबेस और डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है एंड्रॉयड के डेवलपर्स के लिए। आप फायरबेस को और डेस्कटॉप या वेब ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये एंड्रॉयड की ऐप के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और ये नो एसक्यूएल बेस डेटाबेस है। इसमें एसक्यूएल क्यूरी जनरेट नहीं होती। अगर आप मोंगो डीबी या फिर मोंगो डीबी के साथ आप फेमिलियर हैं, तो आपको पता होगा कि मोंगो डीबी डेटाबेस के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो फायर बेस जो डेटाबेस है ना, इसके अंदर भी हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप जैसे टेबल्स में इनहेरिटेंस या टेबल्स को आपस में हम पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन बनाते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। इसी तरह हम वो सारा रिलेशनशिप जो है ना वो हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बनाएंगे। ठीक है, फिर हम वो ऑब्जेक्ट को टोटली तौर पे हम क्या करेंगे, वहाँ हमारी डेटाबेस के अंदर फाइल स्टोर के अंदर कलेक्शंस बनती हैं। लेट्स सपोज के हमने एक कलेक्शन बनाई है यूजर के नाम से। ठीक है, तो अब वो यूजर कलेक्शन के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट स्टोर करवाओगे तो वो उस कलेक्शन में ही होगा। यहाँ पे फाइल स्टोर या फाइल स्टोरेज के अंदर जो आपकी कलेक्शंस होती हैं वो आपके टेबल्स होते हैं। इन टर्म ऑफ, अगर आप एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस की बात करें, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ कि कलेक्शंस आर टेबल्स। ठीक है, आप उनको समझें कि वो टेबल्स है, जिस तरह डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। अगर आप माई एसक्यूएल यूज करते हैं, एमएस एक्सेस करते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेस कर रहे हैं या सीक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं, आप वट एवर ओरेकल यूज कर रहे हैं, तो उनमें टेबल्स होते हैं। और यहाँ पे कलेक्शंस जो होती हैं वो टेबल्स कहलाती हैं। फिर उनके अंदर जो डाटा होता है वो ऑब्जेक्ट्स की सूरत में स्टोर होता है। जबकि डेटाबेस जो हमारी RDBMS डेटाबेस है ना, उसके अंदर हमारे पास जो डाटा है वो रो एंड कॉलम की शेप में स्टोर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और आप मेक श्योर कि आप उस क्रोम के अंदर अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन हो। ठीक है, अभी मैं अपने दूसरे अकाउंट के साथ लॉगिन हूँ, रिसर्च MSSC के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। मैं ऑफिशियली अपना अकाउंट, आप कोशिश करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये काम करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक गूगल अकाउंट सेपरेट क्रिएट कर लें। ठीक है, ताकि आप अगर आपकी कोई इलीगल एक्टिविटी उस अकाउंट पे होती है, कोई कोई डेटा शेयरिंग हो रही हो, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो आपके इस गूगल अकाउंट के फायर बेस अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जानी है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होगी भी ना, तो वो आपके अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई डाटा वगैरह लीक नहीं होगा, कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, मेक श्योर आप ये काम कर लें। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक तो प्रोसेस ये वाला होगा। चले आए कॉन्फ़िगरेशन। आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गूगल क्रोम में फायर बेस कंसोल। ठीक है, तो सबसे टॉप के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा फायर बेस गूगल कंसोल का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप ऑलरेडी साइन इन है, आपको साइन इन होने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो है ना वो अपने पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे फायर बेस वाले में। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप राइट अपर कॉर्नर में आपको मिलेगा गो टू कंसोल बटन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें आप।
यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ये फायर बेस का आपके पास कंट्रोल ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए मेरे पास एक पहले से मैंने एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा अपना रन हो रहा है। तो हम एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके उस प्रोजेक्ट को मैं कनेक्ट करूंगा अपनी एंड्रॉयड की ऐप के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लिक करें ऐड प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है, लेट्स सपोज के यहाँ एंड्रॉयड ओपन कर लेते हैं, हम जो ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई है। ठीक है, अब इस ऐप का नाम है ऊबर क्लोन ऐप है। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का जो नाम रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ ऊबर क्लोन ऐप। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये गूगल ने इसको आईडी असाइन की है। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू कर दें और ये कुछ आपको एनालिटिक आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई एनालिसिस या एनालिटिक प्रोसेस होते हैं वो आपको दे रहा है कि क्या आप इनको इंक्लूड करना चाहते हैं। ए बी अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है, यूजर सेगमेंटेशन होती है कि आपके कितने यूजर्स जो है वो किस तरह आप उनको सेगमेंटाइज भी कर सकते हैं। मींस कि आप पूरी वर्ल्ड वाइड आप उन यूजर्स को डिवाइड कर सकते हैं सेगमेंट्स में कि अगर यूएसए बेस है तो उनके उनके लिए अलग मैनेजमेंट आपके पास आ रही है। और क्रैश फ्री यूजर है कि अगर आप कोई यूजर को क्रैश कर रहे हैं, इवेंट बेस क्लाउड फंक्शन ट्रिगर्स है कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, फ्री अनलिमिटेड रिपोर्टिंग, ये सब एक्स्ट्रा आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है गूगल। आप इसको टिक कर देंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगे। इसका मकसद ये है कि आप अपनी डेटाबेस के ऊपर जो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके यूजर्स किधर किधर से डाटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कॉन्फ़िगरिंग गूगल एनालिटिक अकाउंट कि आपने किस अकाउंट से करना है। तो मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट अकाउंट के साथ इसको एनालिटिक प्रोसेस को कंप्लीट कर दो, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है ना वो पूरा कंप्लीटली क्रिएट हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, जब तक ये क्रिएट होता है आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी जो गूगल अकाउंट आपने इधर लॉगिन करके जिसमें फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वही गूगल अकाउंट आपने इधर भी अपना साइन इन कर लेना है गूगल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। इसका भी बहुत सारा फायदा है कि बहुत सारी जो गूगल की सर्विसेज है ना, आप बिना कॉन्फ़िगरेशन के या बिना आप गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किए वहां पे जाके तो वो आप डायरेक्टली सर्विसेज यहाँ पे ही ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो मैंने दोनों अकाउंट्स अपने ऐड किए हुए हैं। अभी मैं करंटली रिसर्च वाले से डील कर रहा हूँ तो मैं रिसर्च वाले को एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, आपने इस गूगल आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी वही वाला गूगल अकाउंट आपने एक्टिवेट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब वापस आते हैं तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है ऊबर क्लोन ऐप के नाम से। योर प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट की कंसोल आ गई है। आप इसमें डिफरेंट और भी सर्विसेज गूगल की ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गूगल की तरफ से आपको ऑथेंटिकेशन मिलती है, आप यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग अ गूगल फेसबुक। ठीक है, एक्सटेंशंस है, स्टोरेज है, आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्ड में है। ठीक है ना, और मॉनिटरिंग में ये देखें, ये सारी मॉनिटरिंग टैब है, इसमें आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी आपकी फायर बेस जो ऐप है वो कहाँ कहाँ सक्सेस हो रही है, क्या क्या परफॉर्मेंस है, कितना डेली का डाटा एक्सेस होता है, कितना अपलोड होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट ऑनवर्ड हम करते जाएंगे काम, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्ड की तरफ। आपने लेफ्ट पैन के ऊपर बिल्ड की ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इस ट्री को एक्सपेंड करना है। तो आपको फायर स्टोर डेटाबेस मिलेगी, रियल टाइम डेटाबेस भी मिलेगी और फायर स्टोर भी मिलेगी। आप बेहतर है कि फायर स्टोर यूज कर लें। रियल टाइम जो है वो भी डेटाबेस है, दोनों टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये फायर स्टोर है, ये क्लाउड बेस है। तो मैं इस वाले को प्रेफर कर रहा हूँ कि दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फाइल स्टोर को यूज कर रहा हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐप लोड होगी और आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, क्लाउड फायर स्टोर रियल टाइम अपडेट पावरफुल क्यूरीज एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग। ऑटोमेटिक स्केलिंग का पता क्या मतलब होता है कि जिस तरह आपका डाटा बढ़ रहा है ना, ऑटोमेटिकली आपका जो स्टोरेज की कैपेसिटी है ना वो क्लाउड के ऊपर ऑटोमेटिक
इंक्रीज हो रही है। जैसे ही आपका डाटा कम होता है, यूजर्स डाटा डिलीट करते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, डी स्केल हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बड़ा एक आप कह लें कि सर्वर साइड पे या क्लाउड साइड पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी ऑटोमेटिक सारे डाटे की स्केलिंग हो रही है, और इसमें आपको फ़ायदा ये है, हमें भी फ़ायदा है, और जो मैनेजमेंट है जिसमें गूगल इंक्लूड है, गूगल इसका बेसिकली फाउंडर है, तो उसको फ़ायदा ये है कि उनकी एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया नहीं जाती। जैसे 10 GB अगर हम वन ड्राइव हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ना फ्री, 10 GB, तो उसमें लेट्स सपोज कि आपका 9 GB डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4 GB जो है वो आपका काम का डाटा है। 5 GB आपको पता ही नहीं, जो आपने 6 6 या एक एक साल हो गया आपने एक्सेस ही नहीं किया हुआ, तो वो डाटा आपको चाहिए नहीं, तो वो आप ये समझ सकते हैं, या आप भी समझ सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव मैनेजमेंट सिस्टम भी ये समझ सकता है कि ये डाटा इसकी जरूरत का नहीं है। तो वो आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप उसको डिलीट कर लो। तो सीन क्या होता है कि वो पड़ा ही रहता है, और वो उतनी स्पेस जो है ना वो एक्वायर रहती है हर वक्त। तो ये स्केलिंग सिस्टम ये करता है कि ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो आपकी स्केलिंग होती है, कि आपकी जितनी फाइल आपको रिक्वायर होती है उनकी ही स्टोरेज होती है ना वो उतनी आपको एलोकेट की जाती है। जैसे ही आप एक फाइल्स ज़्यादा बढ़ाते हो, तो आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक स्केलिंग का था ऑटोमेटिक का। क्रिएट अ डेटाबेस, तो डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके एक डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखें स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड है और स्टार्ट इन टेस्ट टेस्ट मोड, दो मोड है इसमें। ठीक है, प्रोडक्शन मोड ये है कि आपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके आपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करके आपने प्रोडक्शन में एप्लीकेशन को ले आना है। उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड लोग जो होते हैं उसको डाउनलोड करके अपने डाटे को सेव करते हैं, या आपका आपकी ऐप के जो जो फंक्शंस होते हैं उसके मुताबिक डाटा स्टोर हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, टेस्टिंग मोड है वो जो आपने टेस्ट करना है कि जी बस आप क्या करते हैं कि ड्यूरिंग अ टेस्टिंग, क्या आप ऐप बना रहे हैं तो सिर्फ आपने अपने लिए ही उस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको रूल्स जो है ना वो डिवाइड बताने पड़ते हैं, और 30 डेज तक आपकी डेटाबेस जो होती है ना वो आप उसको एडिट और डिलीट इटसी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्शन मोड चूज कर रहा हूँ। योर डाटा इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, क्लाइंट रीड और राइट एक्सॉन विल ओनली ग्रांटेड विद स्पेसिफिक सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन के ऊपर जो डाटा है ना वो प्राइवेट रहता है प्रोडक्शन मोड में। ठीक है, तो ओपनली नहीं होता। इसमें मींस के आप रोल्स या यूजर्स डिफाइन करेंगे, और वही यूजर्स होगा जो कि इस डाटे को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आपने लोकेशन चूज करनी है, जिस जिस क्लाउड जिस जो लोकेशन के ऊपर जो क्लाउड अवेलेबल है उसके ऊपर आपका ये पूरा का पूरा डेटाबेस का सेटअप होगा। तो ये देखें, ये मल्टीपल यहाँ पे लोकेशंस आ रही है, ये सारे क्लाउड्स जो हैं, ये सर्वर्स जो है एक्टिव हैं। ठीक है ना, तो अभी बाय डिफॉल्ट इसने नैम नैम 5 दिया हुआ था यूएसए बेस, तो मैं इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इनेबल कर दें। तो हमारी डेटाबेस जो है वो नैम 5 यूएसए क्लाउड फायर स्टोर के अंदर हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई, ये देखें। ठीक है, ये कंट्रोल आ चुका है। अभी तक इसमें कोई कलेक्शन नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ये क्यूरी बिल्डर है इसका, यहाँ पे आप कलेक्शंस के अंदर क्यूरी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैनल व्यू है इसका, इंडेक्सेस लगा सकते हैं, ये रूल्स डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है ना, रूल्स में होता है कि आप कस्टमाइज रीड राइट जो है वो सारा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैच डॉक्यूमेंट etc अलाउ रीड और राइट इफ फॉल्स। ठीक है, तो अभी डाटा की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पे कलेक्शन जीरो। अब हमारा जो फायर स्टोर गूगल के ऊपर हमने जो अपने डेटाबेस की सेटिंग करनी थी वो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस डेटाबेस इस क्लाउड फायर स्टोर जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसको हमने कनेक्ट करना है अपने एंड्रॉयड ऐप के साथ। तो अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया कंसोल वेब के ऊपर। इसको मिनिमाइज करते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाते हैं। ठीक है, अब काम हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो पे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करो कि आप लॉगिन हो अपने अकाउंट के साथ। तो जी मैं लॉगिन हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आपकी ये कंसोल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए, जो गूगल अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं और टूल्स वाली विंडो में आपने ऑप्शन में जाना है, मेन्यू में, और यहाँ पे आपको फायर बेस थर्ड लास्ट से आपको मिल जाएगी ऑप्शन। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड पे एक असिस्टेंट का पैन डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज है जो फायर बेस से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखें, फायर बेस से आप मशीन लर्निंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये बहुत सारी इसके फीचर्स अवेलेबल है। विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसकी वीडियोस बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फायर क्लाउड फायर स्टोर। तो मैं इस ट्री को एक्सपेंड करता हूँ तो देखें, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर कॉटलिन। तो कॉटलिन के साथ तो हमने काम नहीं करना, हम काम कर रहे हैं जावा के साथ। तो आपने सिंपल जो पहली ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें, ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। आपने इन स्टेप, पहले जो स्टेप है वो फर्स्ट टू वन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने फायर स्टोर के साथ उसको लिंक करना है। उसके लिए पहले दो स्टेप जो है वो कंपलसरी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये आप इसको लॉन्च इन ब्राउजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया है। ये गूगल की सारी डॉक्यूमेंटेशन आती है, आप इसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आप इसको इसके मुताबिक आप एग्जीक्यूट करते जाएं, ठीक है। अदरवाइज सेकंड सोल्यूशन ये है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, ये सारी आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। जबकि आपको ये सारा का सारा काम जो है वो ऑटोमेट आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी जो है आपका वो करके देता है। इसको आप सिंपल मिनिमाइज करें, क्लिक करें कनेक्ट टू फायर बेस। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये कंसोल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आपने किस प्रोजेक्ट के साथ इसको कंटिन्यू करना है। मैं कहता हूँ भाई ऊबर क्लोन ऐप के साथ इसको कंटिन्यू कर दो। अब देखें, ये ऑटोमेटिक हर चीज़ कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहा है। वो जो गूगल सर्विस की जेसन फाइल एक क्रिएट होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपकी ये ऐप इस फायर बेस के साथ कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके उसको आपके प्रोजेक्ट में, उसकी डायरेक्टरी में जहां उसने सेव करना है वहां पे सेव भी कर देता है वो। ये सारा प्रोसेस ये ऑटोमेटिक करता है। और देखें, आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो गया कि योर फायर बेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड इन फायर बेस। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब योर एंड्रॉयड स्टूडियो इज कनेक्टेड टू योर फायर बेस एंड्रॉयड ऐप। हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इस फायर बेस एंड्रॉयड ऐप के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको मिनिमाइज करें और यहाँ पे आए तो ये देखें, आपको ग्रीन टिक मिलेगा कि क्या, इसका क्या मतलब कि आप कनेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि ऐड क्लाउड फायर एसडीके। अब देखें, हमने फायर बेस एक अलहदा से पूरी टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सेस करने के लिए गूगल ने पूरी आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की हुई है। उसका एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट अवेलेबल है। उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी डिपेंडेंसी, उसकी लाइब्रेरीज को हमको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता है। ये सारा का सारा काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते तो आप सिंपल क्या करें कि ऐड द क्लाउड फाइल स्टोर एसडीके, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आपसे कंफर्मेशन रिक्वायर करेगा कि इसने जहां जहां पे चेंजेस करनी है। सबसे पहले ये बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर ये वाली क्लास पाथ को ऐड करेगा। ये क्लास पाथ है, इसको वो हमारे प्रोडक्ट के बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल वाले जो फाइल है उसमें ऐड कर देगा। उसके बाद ऐप की भी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होती है, उसके अंदर ये दो, एक प्लगइन ऐड करेगा और एक ये इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट चीज है बेसिकली। आप इसे एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट द चेंजेस करें तो ये ऑटोमेटिक एवरीथिंग आपके लिए सेटअप करके देगा, ठीक है। आपको खुद से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रेडल प्रोजेक्ट जो आपका सिंक हो रहा है, क्योंकि आपने जो ग्रेडल लेवल में कुछ उसकी बिल्ड वाली फाइल्स में चेंजेस की है, तो ग्रेडल जो होगी वो दोबारा से रीलोड होगी। अब देखें, ये जो मिसिंग फाइल्स हैं अपनी, वो लाइब्रेरीज जो फायर बेस की है वो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। आप इसका वेट करें, ये 1 से 2 मिनट लेंगे। अगर आपका इंटरनेट और सिस्टम की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो ये जल्द प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फायर बेस 24.4.1 वर्जन इसने जो है ना वो डाउनलोड किया है।
आप इसका वर्जन अपग्रेड भी कर सकते हैं और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एज इट रहने दें जो चल रहा है आपका, ठीक है। अच्छा जी, ये टास्क जो है एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, ठीक है जी। क्लिक टू सी द क्रैश लिस्ट इशू, कोई इशू आया है वो देखते हैं। अभी इंडेक्सिंग पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये ले लें, ये मैसेज आ गया डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली, कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। चलें जी, अब ये देखें, ये आपको गूगल ने ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड भी की, क्या आप कोड भी इनिशियली तौर पे जो आपको उसने दिया होगा, ठीक है। तो चले आए, हम इसको स्टार्ट करते हैं और कलेक्शंस क्रिएट करके ना हम तो वर्क अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये हमारा लास्ट जो एग्जाम्पल डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये लें जी, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। एमुलेटर को रन कर लेते हैं ताकि ऐप की टेस्टिंग जो है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। अच्छा, आपका एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है, तो उतनी देर में ये देखेंगे ये एमुलेटर हमारा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और कोडिंग साइड पे आती है, ठीक है। ये यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन वगैरह, ये इन कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। ये सिंपल प्रोसेस है, आपको पता ही होगा, ये पहले भी मैंने वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। नहीं आता तो आप काइंडली प्रीवियस जो वीडियो है उसको लाजमी देखें, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम एक ग्लोबल लेवल पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, प्राइवेट फायर फायर बेस स्टोर। आपने इसका एक डीबी के नाम से आपने एक्सेस करना है, ठीक है। मैंने इसका एक वेरिएबल बनाया है और ये देखें, ये वेरिएबल जो है ना वो फाउंड नहीं हो रहा। तो आप क्या करें कि फायर बेस फायर स्टोर, ये देखिए इस डीबी इसका नाम आ गया, ठीक है। मैं वेरिएबल क्लास का नाम थोड़ा गलत लिख रहा था। आपने एक वेरिएबल डीबी के नाम से फायर बेस फायर स्टोर, क्योंकि फायर बेस एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हम उसकी एक सर्विस यूज कर रहे हैं फायर स्टोर के नाम से, ठीक है। तो आप इसका एक वेरिएबल बनाए डीबी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, डीबी इज इक्वल टू, आपको मे बी बिल्टन आप कंट्रोल करेंगे तो फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, आपने इसका इंस्टेंस गेट कर लेना है। अब आपके पास इसका इंस्टेंस आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं डीबी डॉट कलेक्शन, ठीक है। ये कलेक्शन का एक मेथड है, इसमें आपने उस कलेक्शन का नाम बताना है जो आपने कलेक्शन क्रिएट करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ कि आप एक कलेक्शन क्रिएट करो कार के नाम से, ठीक है। कार्स के नाम से, ये लें जी, मैंने कार के नाम से जो वो कलेक्शन जो ना आपकी वो क्रिएट कर दी है। देखेंगे ये वाला प्रोसेस मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये हम ऐड करते हैं। देखिए मैंने ये एक्चुअली इसने स्टेप बाय स्टेप एक ही फंक्शन में मल्टीपल एग्जीक्यूशन की हुई है, तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कार वाली कलेक्शन क्रिएट हुई है। अब कार के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है जो कार टाइप का हो, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का एक मॉडल तैयार करते हैं। तो देखिए मैंने इसी में एक मॉडल का पैकेज लिया और उसके अंदर उस पैकेज में मैं राइट क्लिक करके जावा क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ कार, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसकी उस कार की प्रॉपर्टीज जो है ना उनको डिफाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट पे जाके मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप स्ट्रिंग इसकी एक आईडी होगी, उसके बाद स्ट्रिंग कार का मॉडल होगा, स्ट्रिंग मैन्युफैक्चर ईयर होगा, ठीक है। स्ट्रिंग वेंडर होगा, कौन इसको बना रहा है, ठीक है। आई थिंक ओ आता था वेंडर में,
क्या है इसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या है? हाँ जी, वेंडर VEN आता है। हम मैं भी ना चले। और ये स्ट्रिंग, और इसमें आप इसकी डिस्क्रिप्शन कोई ऐड कर देते हैं, बस इतनी चीज़ें बहुत है। अब ये सारी फील्ड्स हैं, इसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है इन सब फील्ड का, ताकि ये इनिशियलाइज हो सके। सिंपल आप यहाँ पे पब्लिक लिख के कार, इसका ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। और आल्ट इंसर्ट की दबाएंगे तो आपके पास ये कंट्रोल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कंस्ट्रक्टर की, कौन सी की दबानी है आपने? कंट्रोल। यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने आल्ट इंसर्ट की होती है, तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर की ऑप्शन आएगी, इसको एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पे ये सारी फील्ड्स को सिलेक्ट करना है जिनको आपने उस कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर ऐड करना है। और यहाँ पे आप एंटर कर दें तो ये देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है, और ये सारी फील्ड्स जो है ना वो इस कंस्ट्रक्टर में सेट हो रही। अब आपने इसके गेटर सेटर सेट करने हैं, तो वही वाली आर्ल इंसर्ट की गेटर सेटर किन किन फील्ड्स के करने हैं सबको सिलेक्ट कर लें और एंटर दबा दें, तो सबके गेटर और सेटर भी क्रिएट हो चुके हैं। अब ये एक मैंने मॉडल क्लास जो है ना वो अपनी क्रिएट कर ली है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं डाटा इस ऑब्जेक्ट को मैं क्रिएट करूंगा, इसको इनिशियलाइज करूंगा इस कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटराइज, इसकी वैल्यू सेट होगी, और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है उस कलेक्शन में सेव करवाऊंगा बाय क्लिकिंग दिस बटन, ठीक है, लॉगिन बटन। ये जस्ट ओनली टेम्परेरी लॉगिन के ऊपर कर रहा हूँ, प्रॉपरली इसके ऊपर होना नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली जो हम इसकी बैक पे स्क्रीन पे हम काम करेंगे जिस एक्टिविटी पे, तो मैं उसको उसी में आपको परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेन एक्टिविटी में जाके ये देखें ये कलेक्शन क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको स्टोर करना है वो सारा काम हम करते हैं इस बटन के ऊपर। तो इस बटन पे हम एक लिसनर ऐड करते हैं, क्लिक लिसनर, ठीक है। आप अपनी मेन एक्टिविटी में आए तो हमारे जो ये बटन कनेक्ट है वो इस लॉगिन बटन के साथ है, तो इधर आके आप यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस बार दबा के पहली जो लैम्डा का आपका बन के आता है ना एक जो क्लिक लिसनर, वो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये लें, ये थोड़ा एडवांस है। आपने दूसरा अगर आप कोई लैंग्वेज लेवल 11 प्लस में यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये लैम्डा आएगी, ठीक है। वैसे तो 1.8 जावा के वर्जन में भी लैम्डा अवेलेबल है। तो इसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखें कार एक उस क्लास का नाम लिखें, और इसको मैं कहता हूँ होंडा, या सिंपल आप इसे आल्टो कहते हैं जी, आल्टो कार है ये, आल्टो, आल्टो TU इज इक्वल टू न्यू कार। अब इस कंस्ट्रक्टर में आपने उसके मुताबिक उसके पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। आप एम्प्टी के साथ भी काम कर सकते हैं और पैरामीटराइज के साथ भी काम कर सकते हैं। पैरामीटराइज में आपको यही पैरामीटर्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आईडी है, तो आईडी इसकी सेट करेंगे, तो मैं इसके लिए जावा की एक आईडी यूज कर रहा हूँ, उसकी बिल्डिंग क्लास है, तो ये मैंने रैंडम आईडी क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसका अपने मॉडल बताना है, तो मैं कहता हूँ ये 2022 मॉडल है, ठीक है जी, स्पेस बार। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2021 का है। इसका वेंडर जो है वो इसका वेंडर जो है वो सुजुकी है, सुजुकी इसका वेंडर है। और एक स्ट्रिंग फील्ड और देनी है डिस्क्रिप्शन के नाम से, अफोर्डेबल कार, ठीक है जी।
ये लें जी, ये जो है ना, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है हमें। अच्छा जी, ये नहीं, इसे टू स्ट्रिंग कर दें, जो रैंडम आईडी क्रिएट हुई होगी, आल्टो का ओवर है, ठीक है। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको मैंने स्टोर करवाना है अपनी इस कलेक्शन के अंदर, ठीक हो गया। तो देखें जरा, db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या है जी, ऊपर कार्स डॉट ऐड, क्या करो देखें, आपको पैरामीटर का रेफरेंस आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट ऐड करो, एंटर करो, तो आल्टो का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर। अब यहाँ पे हम ना देखें, ऐड तो हो गया, लेकिन ऐड सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास जो है ना वो लिसनर्स अवेलेबल हैं, जो ऑटोमेटिक आपको बताएंगे कि ये डाटा ऐड हो चुका है। आप डॉट करो, तो ऐड सक्सेस लिसनर, इसके ऊपर क्लिक करो, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर डॉक्यूमेंट रेफरेंस, के वो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस आएगा, और ऑन सक्सेस लिसनर, इस डॉक्यूमेंट रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट के साथ आप जो अभी आपका डॉक्यूमेंट ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज को या इसकी वैल्यूज को एक्सेस भी कर पाएंगे आप, ठीक है। ये देखें, ये लिसनर क्रिएट हो गया पूरा, ठीक है। इसके साथ आप कलेक्शंस, आप वो कंप्लीट ऐड स्निपेट, ये डिफरेंट इसके जो फंक्शंस है, आईडी भी गेट कर सकते हैं कि उसकी आईडी क्या थी, आप उसकी प्रॉपर्टीज जो अभी आपकी कलेक्शन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट सेव हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल मैं एक टोस्ट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट में मैं यहाँ करता हूँ कार ऑब्जेक्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी, ये डबल एल आ गया। इसकी लेंथ मैं शॉर्ट रखूंगा और इसको मैं शो कर दूंगा। अब इसके बाद अगर तो ये सेव सक्सेसफुली हुआ है तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, अगर नहीं तो ऑन फेल्यूर, अगर कोई एरर है, लेट्स सपोज कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और आप डाटा ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, तो वो एरर भी कोई देगा। उस एरर को कैप्चर करने के लिए ऑन फेल्यूर लिसनर होता है, इसको भी यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर, ठीक है जी। उसके लिए ऑन फेलवर लिसनर हम यूज करते हैं, और ये ऑन फेलवर लिसनर का भी कोड हमें आईडी ने बना के दे दिया। आप कंट्रोल स्पेस बार दोगे वो आपको सारी चीजें, इस ऑन जो फेलवर लिसनर है ना, इसको एक फेलवर लिसनर की क्लास चाहिए या उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो मैंने न्यू के साथ उसको क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे आप टोस्ट को यूज करो, मेक, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा कोड, एरर while saving car object into firebase file store car collection। ये ले जी, ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। लिसनर मैंने लगाया, उसके अंदर मैंने कार ऑब्जेक्ट बना के मैंने उस कलेक्शन के अंदर उस कार ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ये अब कोड जो है ना वो आपका डाटा जो है ना वो लॉगिन बटन के साथ क्लिक होके आपका कार वाला जो ऑब्जेक्ट स्टोर आपका जो है ना वो फाइल स्टोर के ऊपर सेव कर दिया जाएगा, ठीक है। चले आए इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एमुलेटर जो है वो रन हो रहा है सक्सेसफुली। तो देखें जी, मेरा फोन जो है ना वो कंप्लीटली जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एमुलेटर जो है ना वो रन हो रहा है, ठीक है। तो इसको प्ले रन करते हैं, तो एमुलेटर पे आ जाते हैं, ठीक है जी। ये ले, ऐप आपकी जो है वो बिल्ड हो रही है, ग्रेडल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो सक्सेसफुली की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ओहो। अब ठीक है, ग्रेडल जो है वो आपकी बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो
चलें जी चलें, ये प्रोसेस थोड़ा डिले क्यों हो रहा है? बिल्ड में जाके चेक करें कौन कौन से टास्क एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो ये देखें। अच्छा, सारा तो तकरीबन सेटअप हो चुका है। कुछ रह गया, वो चीज़ें वेरीफाई हो रही है, मर्ज एक्सटेंशन हो रही है, डेक्स डीबग हो रहा है। ठीक है जी। अभी इधर से आप वो कंसोल इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी। तो ये हमारी ऐप है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं हुई। तो अभी कलेक्शन एक हमारी जो है ना वो क्रिएट होगी जब ये लॉन्च होनी है एक्टिविटी, क्योंकि मैंने जो ये लॉगिन वाले बटन में मैंने वो डाला है, और मैंने ऑन क्रिएट एक्टिविटी में मैंने ये क्रिएशन वाला कोड डाला हुआ है कि आप ये कार वाली कलेक्शन जो है ना वो क्रिएट कर दो। ये सारा जो स्टार्टिंग है ना फायर बेस को सिक्योर करना है, ये सारे स्टेप्स नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करेंगे हम। डाटा मॉडल, ऐड डाटा, गेट डाटा, ये सारे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आपको गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अच्छा जी। जावा विद जावा से चलेंगे। हमारी ग्रेडल बिल्ड हो चुकी सक्सेसफुली, और ऐप जो हमारी लॉन्च हो रही है पिक्सल एक्सएल एपीआई 33 में, ये ऐप का लोगो है। नेक्स्ट में हम ये लोगो भी चेंज करते हैं, यहाँ पे अपना एक ऊपर क्लोन ऐप वाला बना के वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। लॉग कैट में जाते हैं तो कोई एरर डिस्प्ले हो रहा होगा तो वो हमें यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस मेथड, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं इधर अपने अकाउंट में, यहाँ पे रिफ्रेश करें एक बार, तो चेक करें कि हमारी कलेक्शन क्रिएट हुई है यहाँ पे कोई कार के नाम से, कार्ड्स के नाम से कलेक्शन कोई भी क्रिएट नहीं हुई हमारी अभी। अच्छा जी। चलें, यहाँ पे आ जाएं, ये ऐप और एंड्रॉयड स्टूडियो और ये एमएल्ट, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओ, तो ये देखें क्या कह रहा है, कहता है एरर वाइल सेविंग कार ऑब्जेक्ट। एरर डिस्प्ले हुआ है। एरर क्या है? एक्सेसिंग हिडन फील्ड्स। अच्छा, परमिशन डिनाइड, डिस्क्रिप्शन मिसिंग, इनसफिशिएंट परमिशंस। अच्छा, अब हमें क्या है कि राइट स्ट्रीम फायरस्टोन की जो है ना राइट फील्ड है कार, इसके ऊपर राइट नहीं मिल रहा हमें, परमिशन रिक्वायर नहीं, क्योंकि हमने प्रोडक्शन वाले मोड में ऑन की हुई है ये ऐप, ठीक है। तो उसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार चेक करता हूँ कि कलेक्शन क्रिएट हुई है। कलेक्शन भी क्रिएट नहीं हुई है, तो इधर आ जाए रूल्स में, एडिट रूल। यहाँ हमारे पास इफ फॉल्स आ रहा है तो इसको आप ट्रू कर दो और ये सेव कर दो, ठीक है। ये चेंजेस हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यूजेज में आपको शायद यहाँ पे नहीं, अभी तक ये यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। अब मैंने उसकी ट्रू कर दी है, और अगेन यहाँ पे तो कार ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली सेव, देखें मैंने उसकी परमिशन जो है उसको अलाउ कर दी है, तो कार ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सेव हो चुका है। अब आते हैं इधर कंसोल की तरफ, तो अब इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको कलेक्शन भी मिलेगी, और उस कलेक्शन में जो अभी हमने एक डाटा सेव किया वो भी आपको मिलेगा। ये देखें, कार कलेक्शन आ गई है। कार कलेक्शन के अंदर ये वाली एक आईडी के नाम से डाटा सेव है, एक 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 रिकॉर्ड है, उसकी ये आईडी है, और ये वाली इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है। अफोर्डेबल कार है, ये मैंने इसको आईडी असाइन की थी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, मॉडल है, और सुजुकी इसका नाम है, सु
जीकी, सुजीकी, यू आना था, मैंने गलती से डाल दिया। आप यहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू करूँगा, ये लें जी, इसको अपडेट कर दें तो आपका रिकॉर्ड यहीं पे अपडेट हो गया, ओके हो गया। तो इस तरह फाइल स्टोर को आप अपनी एंड्रॉयड ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को सेव कर सकते हैं। मैंने एक कलेक्शन क्रिएट की कार के नाम से और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करवाऊंगा और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक वेरिएबल का रेफरेंस देके फिर पूरे ऑब्जेक्ट को हम स्टोर करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह हम टेबल्स में इन रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करके आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टोर होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो मुझसे लाजमी कमेंट करें, पूछें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है आपने, ठीक है जी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। डेवलपमेंट बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपने लॉजिकल कंसेप्ट, थोड़ी सी टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स है इसमें कि आपको टाइम देना पड़ता है डेवलपमेंट को, ठीक है। और दूसरा जो है आपको लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको सिंपल है मेरी मैं जो जो रूल मैं फॉलो करता हूँ कि आप समझो कि आप खुद वो प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हो, जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हो या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, आप ये समझो कि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो और आप उसका कंप्लीटली जो है ना वो कंप्लीटली उसका पूरा वो पूरा उस प्रॉब्लम का जो डिज़ाइन है वो अपने माइंड में 3D मॉडलिंग की तरह डिज़ाइन करें। सोचें कि आप जो है वो एक लोकेशन पे खड़े हैं और आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं, तो आप किस तरह उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ आप मेंटली तौर पे आप पेपर वर्क कर सकते हैं। आप आपको अगर स्टार्टिंग में आप इनिशियली स्टेज के ऊपर है ना लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए, लॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो आप पेपर वर्किंग करें, पेपर के ऊपर चीज़ों को लिखें। जो जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनको कैसे यूज़ करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लो क्या होगा उस प्रोग्राम का। तो ये सारा पेपर पे ड्रा करके फिर उनको एरोज की तरह आप कनेक्ट करें। अगर आपने डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी आपने पढ़ी होगी तो उसके लिए उसको यूज करते हुए आप एक डायग्राम ड्रा करें और सारा लॉजिकल कंसेप्ट जो है आपका सॉल्व होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएगी कि आप विदाउट पेपर वर्क अपना लॉजिकल कंसेप्ट किसी प्रॉब्लम का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और दुआओं में याद रखिएगा।